Hello everyone, this is CACS Shweta Jain. I am an educator at HGPA. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बारे में। हम लोग यहाँ पे बहुत ही डेप्थ में पूरा प्रिपरेशन करके लेंगे। साथ में आप लोग घर पे हैं, मैं यहाँ पे लाइव आपके साथ में प्रिपरेशन करके ले रही हूँ BCK का। इस BCK के पोर्शन को मैंने दो पार्ट्स में यानी दो वीडियोस में डिवाइड किया है। पार्ट ए विच विल कवर फर्स्ट 3 चैप्टर्स एंड पार्ट बी जो आपके बचे हुए 3 चैप्टर्स का अच्छे से प्रिपरेशन करके लेगा। एंड बाय द वे, अगर आप लोगों ने हमारा इकोनॉमिक्स का लिंक नहीं देखा होगा, इकोनॉमिक्स का मैराथन नहीं देखा रहेगा, तो उसका जो लिंक है ऊपर दिया हुआ है आपको, आप उस पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज BCK, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हर सब्जेक्ट की जान उसके क्वेश्चंस उसके MCQs में होती है। तो क्या मैं यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ, आपको आपके सब्जेक्ट के कंटेंट बताने वाली हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे आपके साथ में वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो BCK के MCQ सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स को 1, 2 and 3 को हम आज जो हमारा सेशन है उसमें कवर करेंगे, विच इज गोइंग टू बी माई पार्ट ए। एंड पार्ट बी जो है मेरा कवर होगा 4th, 5th and 6th चैप्टर उसमें, ताकि आप लोग एकदम डेप्थ में जाके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका बिजनेस सेक्टर, उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट्स, कौन सी कंपनीज जो है ग्लोबल गई है, कौन सी कंपनी इंडियन और नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, इस तरीके से एक बिजनेस के साथ में उससे कनेक्टेड एनवायरनमेंट, उनके कौन से प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है भाई, कि वाई बिजनेस, रादर वाई दिस क्लासिफिकेशन। अब इसके लिए मैं पहला आपका कनेक्टर जोड़ना चाहूंगी, दैट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक्स। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो बात करेगा थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के सेंस में। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स एंड BCK। सबसे पहली जरूरत भाई हमारे लिए बिजनेस करने की क्यों जनरेट होती है? क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। अब इकोनॉमिक्स क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही डील करेगा? डेफिनेटली यस, बट साथ ही साथ में हम एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं 2 सेगमेंट्स में, दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनका डिफरेंस बिटवीन देखने से पहले चलिए इसका एक हम लोग एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी हो जाए। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करूंगी। वो एक्टिविटीज जिससे मैं पैसा जनरेट करती हूँ, जिससे मेरी इनकम होती है, मुझे रेवेन्यू मिलता है, उन चीज़ों को मैं कहूँगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लाइक योर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, देन स्टोरेज। भाई स्टोरेज जो हम कर रहे हैं वेयर हाउसेस में, उसका हम लोग यूसेज कब करने वाले हैं? फ्यूचर में तो करने ही वाले हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी बाय अ बैंकर, यानी मैं फाइनेंशियल सर्विसेज को भी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड कर दे रही हूँ। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एडवर्टीजमेंट सेक्टर को समझ लीजिए। साथ ही साथ में आप जानते हो मेरे इंस्टीट्यूट ने भी आपके लिए एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी आपके पोर्शन में ऐड करी हुई है। अब देखिए कैसा है, कोई भी बिजनेस में, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट योर सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में आपके लिए सबसे बड़ा जो खर्चा है, ये जो आपके रणवीर सिंह आते हैं, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब लोग आते हैं, किस वजह से आते हैं? उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में शायद हार्डली कुछ 2, 4, 5 रुपए खर्चा होता होगा, बट इन फिल्म स्टार्स को लाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। दैट इज द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। एंड ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है मेरा इतना बड़ा कंपोनेंट है कि ये भी मेरी डिमांड को फ्लक्चुएट कर सकती है। अरे मेरा फेवरेट फिल्म स्टार उसके एडवर्टीजमेंट में आता है, नाउ आई नीड टू बाय दिस, रणबीर कपूर यूजेस दिस प्रोडक्ट, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको इलास्टिसिटी पे भी रिकॉग्नाइज किया है। साथ ही साथ में उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इंक्लूड कर रहे हैं। A clinic run by a doctor, legal services, that means professional services provided by a lawyer in the court of law। ये तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी जिसको हम आमतौर पर जानते हैं। अभी बात करने वाले हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो सबसे कॉमन है भाई, हमारी प्यारी मम्मी जो हमारे लिए खाना बनाती है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। पापा दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके। दैट मेहनत, दैट फीलिंग इज योर लव। आप जब रस्तों पे जाते हैं, कहीं कचरा पड़ा हुआ देखते हैं, उस समय आप क्या करते हैं? उस कचरे को उठा के नियरेस्ट ट्रैश बिन या डस्टबिन में डाल देते हैं। So that is what is your non-economic activities would mean. Let us look at some examples.
love and affection, that is cooking together or cooking dinner for the family. Then personal satisfaction, for example meditating in the park, doing yoga. Physical needs, मॉर्निंग वॉक्स के बारे में बात करेंगे. रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, मतलब प्रेयर करना हम लोगों की. देन सोशल ऑब्लिगेशंस, फॉर एग्जांपल हेल्पिंग विक्टिम्स इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स, एक्सीडेंट्स. इस समय हम लोगों की जो मदद करते हैं, दैट इज श्योरली आउट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. पेट्रियोटिज्म, डोनेटिंग ब्लड फॉर इंजर्ड आर्मी मैन. ये तो हमें उसके एग्जाम्पल्स मिल गए हैं, बट हम थोड़ी देर में इस पे कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन भी करेंगे, ताकि हम लोग को कंपेरेटिव बेसिस पे इसका मतलब समझ में आए. डोमेन्स ऑफ बीसी के बारे में बात कर रहे हैं. जो बीसी के है आपका बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये बहुत एवर चेंजिंग है, डायनेमिक है, इक्लेक्टिक है. मतलब इसको आप एक सेट पैरामीटर में नहीं बोल सकते हो. आज मुझे ऐसा लगता था कि यार जो पेन ड्राइव है दैट इज द नेक्स्ट बिग थिंग. पेन ड्राइव के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था. हम सबके पास में पेन ड्राइव्स होते थे और हम हमारे फ्रेंड से कहते कि चलिए मुझे आप ना इसमें सॉन्ग्स ट्रांसफर करके दीजिए. आज के डेट में सॉन्ग्स ट्रांसफर करने की जरूरत है. आप लोगों की फोन की इंटरनल मेमोरी सिर्फ और सिर्फ फोटोज से भरी होती है. क्या कोई सॉन्ग या मूवी हम लोगों ने डाली होती है, एवरीथिंग इज अवेलेबल और रादर एवरीथिंग इज स्ट्रीम्ड ऑनलाइन. तो ये सब चीजों के चलते हमें जरूरत नहीं है कि भाई हम उस पर डिपेंडेंट रहे. पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया. सो ये जो है हमारे लिए इक्लेक्टिक का मीनिंग है. एंड नाउ लेट अस सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज टू अर्न अ लिविंग और एक्वायर वेल्थ. मनी और मनी से कनेक्टेड है. जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हमारे सेंटिमेंटल, इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, भाई कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन है उसके लिए है. What is expectation out of economic activities? Money income is expected from these activities. Okay. Next, non-economic activities में क्या आता है? Money income is not expected from these activities. You do it for your personal, emotional, mental well-being. Relationship, direct relationship of economic activities with income and wealth. And obviously, जैसे हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कशन किया है, non-economic activities जो है वो हमारी it's not related to income and wealth. Measurement outcome, result can be measured in terms of money when it comes to economic activities, but when it comes to non economic activities हम लोग उसको पैसे में नहीं तोल सकते. यहाँ पे मेरे लिए वो फीलिंग है. जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, वहाँ पे हम ऐसे सोचते नहीं यार इससे मेरा क्या फायदा है, या मैंने क्यों करना चाहिए एक्सीडेंट के विक्टिम्स की हेल्प, मुझे क्या मिलने वाला है इससे. नो, दैट इज नॉट व्हाट द इंटेंशन इज. आप यहाँ पे अपने इमोशंस, आपकी सूझबूझ के हिसाब से काम करते हो. बट व्हेन इट कम्स टू एवरी डिसीजन, एवरी स्टेप ऑफ योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपको क्या करना है, आपको आपका रैशनल डिसीजन मेकिंग लेना है. आपको सोच समझ के काम करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको फायदा और नुकसान हो सकता है. रिसोर्सेज, यहाँ पे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इफेक्टिव एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट नेसेसरी. रादर मोस्ट ऑफ द टाइम रिसोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Types of or examples of your economic activities would be business, employment and profession. And non-economic activities में आप क्या बात करोगे? Family oriented, feeling oriented, social commitments जो आते हैं हमारे, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. ओके, तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, उस बारे में बात करते हैं. भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोगों ने 3 चीजों में क्लासिफाई किया, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो मैं इसको समझ लेती हूँ कि What is business? Business is जहाँ पे यूजुअली हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं. प्रोफेशन में यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. प्रोफेशन में क्या होता है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. बिजनेस के केस में गुड्स, दैट मीन्स ट्रेडिंग हो रही है हम लोगों की. एंड एम्प्लॉयमेंट में आप जॉब पे है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर को. सो नेम ऑफ वेरियस प्रोफेशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव एसोसिएशंस आर गिवन बिलो. बाय द वे हमारा ICAI जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है. मेडिकल प्रोफेशन, दैट इज यहाँ पे हमारा जो प्रोफेशनल है उसको हम लोग डॉक्टर कहते हैं. एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन वुड बी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. देन लॉयर्स के लिए, लॉ प्रोफेशन के लिए देयर इज लॉयर्स.
उनके लिए जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी और बॉडी है उसको हम लोग कहेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया. Accounting profession, that is chartered accountants, and chartered accountants have been discussed under the Institute of Chartered Accountants of India. Company secretary के लिए company secretaries and ICSI. कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए दैट इज उनको हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एंड उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं ICWAI. इंजीनियर्स के लिए द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया. सबसे पहले देखने वाले हैं कि भाई हमारे बिजनेस के जब भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं. तो इन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. द फर्स्ट वन बीइंग योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, एंड द लास्ट वन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. व्हेन इट कम्स टू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आई वुड से योर सेंटिमेंट्स, योर इमोशंस. आपको पेट्रियोटिज्म जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. That feeling when we hear about your soldiers or the sacrifices that they make, so that is where sentiments are majorly involved. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स है जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के बारे में बात करते हैं, कस्टमर बेस लेते हैं, नया नया हमेशा कुछ ना कुछ अलग डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, इनोवेशन पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करने वाले होते हैं. सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कि हम लोगों ने जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं लोग उनकी भी ग्रोथ के बारे में, उनकी भी डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए है. हमने जो गुड्स कमिट किए हैं, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि चलिए ये जो प्रोडक्ट है ना 50 रुपए का है, तो उसकी वैल्यू जो है, वैल्यू इन यूज या वैल्यू इन सर्विस भी उतनी ही रहनी चाहिए. आप मुझे 50 रुपए का बोल के 2 रुपए का सड़ा सा प्रोडक्ट बेचेंगे, नो, दैट इज नॉट अ सोशल ऑब्जेक्टिव. देन फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टर्स को, जो हम लोगों ने पैसा यूज कर रहे हैं उनको हम अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सके, टैक्सेस वगैरह पे करना है. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे भाई लेबर वेलफेयर, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर मैनेजमेंट में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करने का हम लोग मौका देने वाले हैं. ऑल्सो नेशनल ऑब्जेक्टिव, भाई वेस्टेज कम से कम हो. जो नेशनल रिसोर्सेज है हमारे, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेशन की प्रॉपर्टी होते हैं लाइक एयर, वाटर, ये सब चीजों को ठीक तरीके से यूज करना. इसके लिए यहाँ पे वर्ड जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है दैट इज ऑप्टिमम, ये यूज किया गया है. नेशनल सेल्फ रिलायंस, जो हम बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, मतलब भाई अपना जो वोकल फॉर लोकल वाला आइडिया है वो चलने देना चाहिए. अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है आपको. डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करनी है हमें यहाँ पे. डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज एंड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये चीजों पे भी फोकस करेंगे. भाई रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट से कनेक्ट और या रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है. बिजनेस में प्रॉफिट क्यों चाहिए? एक तो पहली चीज ये होती है हमारे बिजनेस का गुडविल बना होता है. गुडविल बना हुआ है, साथ ही साथ में ये गुडविल से कनेक्टेड है मेरी प्रेस्टीज. आई मेक crore rupees a year, ऐसा बोला तो किसी को दुख नहीं होने वाला है. इसी से कनेक्टेड आपके लिए क्या है? आपका ग्रोथ. आपके लिए आपके बिजनेस कितना इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है. इसी से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो उससे कनेक्टेड जो लोग हैं उन लोगों को अच्छे से आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हो, सैलरीज वगैरह दे सकते हो आप उनको, और मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दे सकते हो. बहुत सारी चीजें जो आप प्लान कर सकते हो इफ योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल. लेट अस सी फर्स्ट व्हाट आर द पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बिजनेस में भी ओन जॉइंटली और सिंगली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू चूज. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, बिजनेस सोल प्रोप्राइटर हो सकता है जहाँ पे सिंगल ओनर हो, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है, हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकता है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है. ये बहुत सारी चीजें जो है हो सकता है बिजनेस में. अभी बिजनेस में जो होने वाली एक्टिविटीज हैं उनके कुछ अपने क्या रहेंगे, या हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे. उसको पहले डिस्कस करते हैं. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन ब्रीफ फर्स्ट, देन डिटेलिंग में जाएंगे अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप लोगों को ये नोट्स पसंद आ रहे हैं और आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगी, वो लिंक में आप फॉर्म फिल कर देंगे और ये नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे. So characteristics of economic activities. Economic motive. Economic activities are undertaken to earn money and acquire wealth. The main motive behind these activities is to make an economic gain.
प्रोडक्टिव रहती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हुए एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे लिए 3 वर्ड है यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। दीज एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वेल्थ क्रिएशन। यहाँ से हम लोग क्या सोचते हैं भाई, इन एक्टिविटीज से हम लोग अच्छा खासा वेल्थ या फिर मनी जनरेट करने वाले हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अब जब इन चीजों का मुझे प्रोडक्शन करना है, इन गुड्स एंड सर्विसेज को मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगने वाले हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉमन है इकोनॉमिक्स में हमारे लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड योर एंटरप्रेन्योर। इसी के साथ में अगर मैं आपका सोशल ऑब्जेक्टिव कनेक्ट कर दूं कि भाई आपने, जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, रादर आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से रेम्यूनरेट भी करना चाहिए या उनको अच्छे से प्रॉपर एक्ट पैसे यानी सैलरी वेजेस भी देना चाहिए। तो लैंड को हम लोग क्या देते हैं, रेंट, लेबर को हम लोग देते हैं वेजेस, जो कैपिटल है उसको हम लोग देते हैं इंटरेस्ट, एंड जो एंटरप्रेन्योर है उसको सबसे बड़ा चंक हमारी इनकम का मिलता है विच इज हिज प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट यानी सबसे बड़ा पोर्शन उसको हमारे इनकम का मिलता है। व्हाई द एंटरप्रेन्योर गेट्स इट, फॉर द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ओके, रैशनल यूज यानी थॉटफुल यूज, ऑप्टिमम यूज, प्रॉपर यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। इनपुट आउटपुट का रिलेशन लगा रही हूँ, तो यहाँ पे किस बारे में आपसे बात कर रही हूँ मैं, दैट प्रोडक्शन फंक्शन को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हूँ कि भाई मैंने जितना आउटपुट डाला, जितना मैंने इनपुट डाला उससे मुझे मैक्सिमम पॉसिबल जो है आउटपुट चाहिए है। नेक्स्ट इज माय इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको अगर बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको मॉनेटरी सेंस में भी ग्रो करना है, आपके बिजनेस का रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और जितने भी सिटीजन्स है, जो कंट्री के सिटीजन्स है, उनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट टॉक्स अबाउट बीइंग लीगली वैलिड। भाई चोरी चकारी मारा पीटी इस टाइप के कामों को हम लोग बिजनेस नहीं कहेंगे, भले आप जनरली कुछ भी बोले। इसमें हम लोगों को जो लीगली वैलिड है, जो एक कंट्री में परमिसिबल है, उन एक्टिविटीज के बारे में बात करना है। यानी हमें इकोनॉमिक गेन, यानी जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मैं ये भी कह सकती हूँ, इकोनॉमिक गेन भी कह सकती हूँ मैं। तो जो मेरा इकोनॉमिक गेन है वो मुझे कौन से एक्टिविटीज से अचीव करना है, मुझे उन एक्टिविटीज से अचीव करना है जो कि लीगल है, जिसमें मैं कंट्री के किसी लॉ को नहीं तोड़ रही हूँ। सोशली डिजायरेबल, economic activities are desirable for society. They must be in accordance with expectations and norms of the society. Okay, let us now look at a quick view. हम लोग bird's eye view लेने वाले forms, various forms of business organization. Again with the intention कि यहाँ पे आप लोग को इसका एक quick recap आ जाए, फिर next 10 minutes में मैं आपसे full depth में बात करने वाली हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल पर्सन, सिंगल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, द सोल बेयरर ऑफ रिस्क। इसीलिए उसका रिस्क अकेला वो बेयर कर रहा है, तो उसकी लायबिलिटी कैसे रहने वाली है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। HUF यानी आपकी जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज फॉर्म्ड बाय बोथ इन अ हिंदू फैमिली। फैमिली पुल्स रिसोर्सेज, जितना भी फैमिली की बिजनेस है, जितना भी फैमिली की इनकम है, वो पार्ट बन जाती है हमारे HUF का। Then family members are automatic co-owners. Head of the family, who is the main person, वो जो सबसे बड़ा इंसान है, जो HUF के सारे डिसीजंस लेता है, उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, कर्ता कहने वाला है। अब कर्ता जो सारे डिसीजंस लेता है, जो सबसे पावरफुल है HUF में, उसके लिए क्या रहेगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नोट करते जाइए अपने साथ में। एंड पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। By 2 or more persons can start a partnership firm and profit and risk sharing can be predetermined. The firm works for common and mutual goals and liability of all partners are joint and several. LLP के बारे में बात करेंगे। LLP that is limited liability of each partner। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर नहीं रहेंगे, पार्टनर भी रहेंगे, साथ ही साथ में आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर भी रहेगा। अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर वो है जो कि LLP के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करता है एंड साथ ही साथ में LLP की स्मूथ फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान देता है।
प्राइवेट कंपनी में आपके जो है मिनिमम 2 मेंबर्स रहेंगे और मैक्सिमम आपके 200 लोग रहेंगे, और मिनिमम तो क्या है, हम लोगों को 2 डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। इसमें हम लोगों को जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी आप जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हो उसको हम लोग कहेंगे कि आप लोग 200 से ज्यादा मेंबर नहीं क्रॉस करेंगे, आप लोग फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं देंगे, एंड साथ ही साथ में नो एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है आपका, वंस इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। अब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है इनकॉर्पोरेशन के बाद में, तो ये जो बिजनेस कंपनी स्टार्ट कर रही है इसको, ये जो फॉर्म फिल करना होता है उसको हम लोग कहते हैं INC 32। अभी जो INC 32 है हमारे MCA के वेबसाइट पे यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। इसका नाम अभी बदला गया है, तो इसका नाम बन गया अभी स्पाइस प्लस, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। यानी आपका फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए, आपके लेवल पे उतना ही जरूरी। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के लिए हम लोग INC 32 यूज करते हैं, विच इज स्पाइस प्लस। स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है भाई आपका, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। पब्लिक कंपनी के केस में भाई मिनिमम तो मुझे 7 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डायरेक्टर कम से कम मुझे 3 डायरेक्टर्स तो चाहिए ही। Shares are freely tradable on stock exchange through listing. Also, post incorporation, the company must obtain certificate of commencement to start its business. तो जो हम लोग distinguish between के बारे में बात कर रहे हैं, that is in case of proprietorship and partnership. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि sole proprietorship जो है वो one man show है, लेकिन हमारी जो partnership act है उसमें हमने कहा है कि minimum 2 but maximum 50। अभी जो मैक्सिमम 50 है इसके लिए हमें एक चीज और ध्यान में देनी है कि हमारा जो है कंपनीज एक्ट 2013 भी एप्लीकेबल होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोगों को क्या कहा गया है कि आप जो है मैक्सिमम कितने नंबर्स कर सकते हो पार्टनरशिप के केस में, 100 कर सकते हो। अब ये मैक्सिमम 100 है, लेकिन आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो 50। तो अब ये 50 किसने बोला है, ये 50 कहा है आप लोगों को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले ने। तो वैसे तो हम लोगों ने अमेंड नहीं किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को, यानी नंबर हमारे लिए 50 है, बट अगर हम चाहे तो हम लोग इसको 100 तक लेके जा सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये चीज की क्लैरिटी रखिए। ऑल्सो अग्रीमेंट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एसेंशियल, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट हमारा पार्टनरशिप एक्ट में हमें अग्रीमेंट चाहिए है अगर हम सारे बेनिफिट्स जो है वो अचीव करना चाहते हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एज सच जो रहती है बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटर के केस में सोल प्रोप्राइटर खुद प्रोवाइड करता है, और जो पार्टनरशिप होती है उस केस में पार्टनर्स लेके आते हैं। देन registration again as said it is optional, no provisions for registration when it comes to sole proprietor, लेकिन it is desirable, advisable कि जो पार्टनरशिप फर्म है आपकी आप उसको रजिस्टर करवा लीजिए। मैनेजमेंट जो है it lies with the owner when it comes to your sole proprietor, और पार्टनर्स यानी साथ में मिलकर पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करते हैं इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप। बिजनेस सीक्रेसी कंपैरेटिवली, अभी ऐसा देखा जाए तो पार्टनर्स का बिजनेस जो होता है वो डेफिनेटली बहुत सीक्रेटली मेंटेन किया जाता है। पार्टनरशिप के हमें कहीं पब्लिश नहीं करनी होती इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्योंकि अब सोल प्रोप्राइटर के साथ में हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटर ज्यादा सीक्रेट है, क्योंकि एक पर्सन को ही सारी डिटेल्स पता है, सारी इन्फॉर्मेशन पता है। बट व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनरशिप, यहाँ पे उसको कंपैरेटिवली कम सीक्रेसी है। रिस्क जो है आपका पूरा का पूरा रिस्क सोल प्रोप्राइटर उठाता है, और जो पार्टनरशिप के केस में शेयर बाय द पार्टनर्स। कंटिन्यूटी डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ द ओनर। अगर आप लोगों का जो कंटिन्यूटी है हमारे पार्टनरशिप के केस में, अगर म्यूचुअल ट्रस्ट है, यूनिटी है पार्टनर्स के बीच में, तो वो अच्छा सालों साल चलता जाएगा। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, जो आपका स्केल ऑफ बिजनेस है, स्केल ऑफ ऑपरेशन है, व्हेन इट कम्स टू सिंगल सेलर दैट मींस योर सोल प्रोप्राइटर इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली स्मॉल। बट जहां मेरे पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है, मैं जो मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बनाए रखूंगी एज कंपेयर टू माय पार्टनरशिप। लेट अस सी व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं क्विक आपको एक आइडिया देने वाली हूँ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड दी डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार्टिंग अप अ पार्टनरशिप बिजनेस। मेरिट्स में इट्स ईज टू फॉर्म अ
पार्टनरशिप फर्म, देन लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंबाइंड जजमेंट है, भाई सारे पार्टनर्स है तो आपस में मिलजुल के बात करके डिसीजंस ले लेते हैं, मोटिवेशन है, मैंने जितना ज्यादा काम किया उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलने वाला है, और क्योंकि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के बिजनेस को क्रॉस कर चेक कर सकते हैं भाई कौन कैसा काम कर रहा है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोज सुपरविजन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। Then flexibility of operations, if someday there is some partner not coming up, उसको अभी काम पे नहीं आना है तो किसी दूसरे को भेज सकते हैं। सीक्रेसी यस, लाइक डिस्कस, क्योंकि ये पार्टनर्स के बीच में आपस का एक डिस्कशन है, आपस का डिसीजन है, तो ये सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे करते हैं हम लोग। ऑल्सो म्यूचुअल कोऑपरेशन है, स्कोप फॉर एक्सपेंशन है कि आप लोग अपना बिजनेस एक स्केल के बाद में लेके जा सकते हैं। डीमेरिट जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से है कि रिस्क ऑफ इम्प्लॉयड एजेंसी, भाई इम्प्लॉयड एजेंसी यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, इसकी वजह से अगर कोई पार्टनर जो है वहां पे गलत निकल जाए, थोड़ा धोखे देने वाला, फ्रॉड वाला निकल जाए, तो सारे पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ सकती है। हमारे पास में क्योंकि पार्टनर्स अपना अपना पैसा लेके आ रहे हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेस रहने वाले हैं, देयर इज गोइंग टू बी अनसर्टेनिटी लाइफ, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट वगैरह वो सब की झंझट रहती है, और रिस्ट्रिक्शन, हम लोग हमारे इंटरेस्ट आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को अपना शेयर जो है ट्रांसफर करना है पार्टनरशिप से तो उसको यूनानिमस डिसीजन लगता है सब पार्टनर्स का, और क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो बहुत सीक्रेटली मेंटेन किया जाता है, यहाँ पे जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो कंपैरेटिवली लो रहता है बिजनेस में। ओके, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स एंड टॉक अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। भाई हमारी जो कंपनी है इनकॉर्पोरेशन की बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है। कंपैरेटिवली पार्टनरशिप के केस में मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक अग्रीमेंट बना लेना है एंड आई एम गुड टू गो। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है हमारा। कंपनीज के केस में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था INC 32 हम लोगों को कंपलसरीली फिल करना है कंपनीज के लिए। एंड पार्टनरशिप के केस में नो डाउट इट इज एडवाइजेबल और डिजायरेबल टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन फिर भी ये ऑप्शनल है आपके लिए, सॉरी। देन लीगल स्टेटस सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, डेफिनेटली इन केस ऑफ अ कंपनी एंड नो सेपरेट एंटिटी। आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, भाई मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए मुझे एक प्राइवेट कंपनी के लिए, और मिनिमम 7 लोग चाहिए है एक पब्लिक कंपनी के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज 200, एंड अगर हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी में तो देयर इज नो अपर लिमिट, दैट मींस द स्केल ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू बी ह्यूज। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अभी मैक्सिमम 50 के पास में मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। वैसे मेरा जो कंपनीज एक्ट है वो क्या कहता है कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 रादर 100 लोग हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अभी लायबिलिटी जो है लिमिटेड है ऑन द अमाउंट यू हैव कंट्रीब्यूटेड, आपका जो शेयर है उस पे। पार्टनरशिप के केस में इट इज गोइंग टू बी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप बिना किसी को पूछे, ना मुझे पूछने की जरूरत है ना किसी और को पूछने की जरूरत है, आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में डेफिनेटली देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, एंड आपकी पार्टनरशिप में भाई पूछिए मत इतनी दिक्कत आती है। इम्प्लॉयड एजेंसी में ये जो हम लोगों ने वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन जो कहा है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट या बाइंड कर सकते हैं। कंपनी के केस में मेंबर्स जो है वो कंपनी को बाइंड नहीं कर सकते, वहाँ पे इम्प्लॉयड एजेंसी का कोई रोल नहीं आता है। बट व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, यस देयर आर द पार्टनर्स आर इम्प्लॉयड एजेंट्स, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग एवरी पार्टनर। देन मैनेजमेंट जो है बाय इलेक्टेड मेंबर्स, और रादर बाय आई वुड से जो मैनेजमेंट है हमारी बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट, by elected representatives of members and also by partners themselves the management. Then durability जो है आपकी, and statutory control जो है, भाई statutory control जो है बहुत सारा है, हम लोग बहुत सारे एक्ट्स के थ्रू और बहुत सारे लोगों के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखते, जैसे आपके ऑडिटर्स है, आपकी कंपनी सेक्रेटरी है, आपकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आपके डायरेक्टर्स वगैरह है, उनके थ्रू हम लोग क्लोज ऑब्जर्वेशन बनाए रखते हैं कंपनी और कंपनी के बिजनेस पे। बट जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंपेरेटिवली हमारी पार्टनरशिप के केस में, तो देयर इज नो एज सच रिक्वायरमेंट लाइक दिस। तो मैनेजमेंट सिर्फ पार्टनर्स द्वारा किया जाता है, तो लीगली उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कोई रहता नहीं है। डिसोल्यूशन
कोई डिसोल्यूशन की चिंता नहीं है। अपनी कंपनी जो है, कोई मेंबर कहीं कुछ चले भी गया, ऊपर वाले लेवल पे चले गया, भगवान के पास चले गया, तो भी उसके ऊपर हम लोग कोई डिसोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है कंपनी में। हाँ, डिसोल्यूशन हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स। ऑडिट जो है यानी बिजनेस की चेकिंग जो होती है वो हम लोग करते हैं, दैट इज डन थ्रू योर सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपके प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। नॉट एज पर, नॉट ऑलवेज कंपलसरी, द ऑडिट इज नॉट ऑलवेज कंपलसरी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई क्योंकि ऑडिट कंपलसरी नहीं है, हमारे बिजनेस में कंपेरेटिवली हमारे जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके बिजनेस में लोगों का कॉन्फिडेंस कंपेरेटिवली कम रहता है, और साथ ही साथ में आपकी जो कंपनीज है उनका डेटा पब्लिश होता है, एमसीए के पोर्टल पे अवेलेबल होता है, इसीलिए दैट डेटा इज देयर ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल फॉर पब्लिक टू इंस्पेक्ट। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर जो जनता है हमारी, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। देन क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, और अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स आते हैं, तो पैसा भी बहुत ज़्यादा, फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप में कंपेरेटिवली आपके मीडियम रहने वाले हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के हम लोग यानी हमारी जो कंपनीज है उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे अभी। एडवांटेजेस क्या है? लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस, लिमिटेड लायबिलिटी है हमारी, क्योंकि हम लोग जितना शेयर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही पैसे के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है भाई, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज हायर कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारे फंड्स हैं तो हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं, इसीलिए आपको भाई एफिशिएंट मैनेजर्स की टीम मिल जाती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है हमारे केस में, इजीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी लार्ज स्केल ऑपरेशंस के मुझे बहुत सारे फायदे हैं। जो लार्ज स्केल ऑपरेशन है मेरा, उसके मुझे सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, ये सब चीजें जो है लोन्स फंड्स इजीली मिल जाती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बिजनेस के लिए। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग मैनेजर्स जो है वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मेंबर्स में से भी आपस में इलेक्ट कर सकते हैं, तो सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलता है। लोगों का गुडविल बना रहता है हमारे बिजनेस में, बिकॉज द डेटा इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। देन आप एमओए और एओए तो वैसे ही जो कंपनी होती है उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, सो दोज आर आल्सो इजीली अवेलेबल। एंड आपको जो बाकी भी डेटा चाहिए है आप एमसीए के वेबसाइट पे से या पोर्टल पे से आप लोग देख सकते हो। सोशल यूटिलिटी, दैट मीन्स दे वर्क फॉर गुड ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। उनके लिए जो कॉर्पोरेट्स है हमारी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप जो प्रॉफिट है वो कमाते किससे हैं? वो सोसाइटी से कमाते हैं आप लोगों प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट को आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को उससे सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है, सोसाइटी की मदद करनी है, तो उसी को हम लोग कहने वाले हैं CSR इनिशिएटिव। Okay, now let us look at the disadvantages of joint stock company at a glance. लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी इन्वॉल्व है, INC 32, INC 35, देन DIR 2, डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, लेकिन बहुत सारी INC 9, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स जो होते हैं हमें फिल करने पड़ते हो जब हम एक कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, see how much ever the directors or how much ever the managers work, the ultimate profit किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है in the form of dividend। तो ये बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो कोई इनको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, क्योंकि देयर इज अ हायरार्की, देयर इज टॉप, मतलब आपका टॉप में आपके मैनेजर्स हैं, MD, CFO, CEO है, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा रहता है। एंड देयर इज इकोनॉमिक ओलिगार्की, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो टॉप में है वो बंदा वो सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन मेहनत कौन कर रहा है? हमारा जो बॉटम मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स का टीम है वो मेहनत कर रहा है। There are chances that the management would be corrupt and would exploit the company and its resources. Excessive government control, बहुत सारे submissions, filings, forms, rules and regulations होते हैं हमारे कंपनीज के ऊपर, एंड इनके शेयर प्राइसेस को लेके क्या हो जाता है कि आपके मार्केट में हमेशा स्पेकुलेशन बना रहता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, भाई मेरा कुछ मन है करने का एज ए मैनेजर, बट मेरी कंपनी के पॉलिसीज के साथ में वो मैच नहीं करता, तो वहां पे क्या आ जाएगा? मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा।
सोशल इविल्स जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो उतना ज्यादा आसपास के एनवायरनमेंट को, लोगों को, स्टाफ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, 2-3 महीना सैलरी नहीं देंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए यहाँ पे हम जो पॉइंट लेने वाले हैं दैट इज माय सोशल इविल्स। देन लेट अस सी द कंपैरिजन बिटवीन प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी। ओपीसी आपका जो नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है दैट इज योर 1% कंपनी। भाई एक ही पर्सन है, इसके हमने बोला चलो ठीक है भाई आप कंपनी बना दो। अब ये 1% कंपनी है तो फिर सोल प्रोप्राइटर तो है, तो 1% कंपनी की मुझे क्या जरूरत पड़ गई। अब 1% कंपनी के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, तो चलिए आज उनका कंपैरिजन भी करते हैं और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। प्रोप्राइटरशिप में आपका जो ओनर है, आपकी जो फर्म है, जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो एक ही इंसान है। उन दोनों में आपस में कोई आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू 1% कंपनी, यानी 1% की कंपनी है, तो आप वहां पे लीगली दोनों को अलग मान सकते हैं। पार्टनरशिप के प्रोप्राइटरशिप के केस में आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन ओबीसी के केस में यस यू नीड टू रजिस्टर योर ओबीसी। हमारी कंपनी है, अभी हम लोगों ने बात की कि 1% कंपनी, तो हमारी लायबिलिटी कैसे रहने वाली है, लायबिलिटी इज गोइंग टू बी लिमिटेड व्हेन इट कम्स टू ओपीसी। बट जहां पे मैं सोल प्रोप्राइटर के बारे में बात करूं तो वहां पे बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इसीलिए वो क्या रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है। तो वहां पे मेरी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहने वाली है। फॉर्मेलिटीज वगैरह के बारे में बात करें, सेटिंग अप के बारे में सोचूंगी तो हमारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो आसानी से बहुत इजीली हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ओपीसी कंपैरेटिवली देयर आर गोइंग टू बी लॉट मेनी फॉर्मुलेटीज इन्वॉल्वड एंड साथ ही साथ वहां पे कॉस्ट भी ज्यादा इन्वॉल्व होने वाली होती है। कॉस्ट ज्यादा क्यों इन्वॉल्व होती है वहां पे, क्योंकि मुझे बोर्ड मीटिंग्स करनी है, मुझे ऑडिट रिपोर्ट करना है, ये सारी चीजें जब इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पे कॉस्ट लगने ही वाली है। Now let us see the difference between partnership and in case of a private company. दोनों ही बड़ा पीपी से मिलता जुलता साउंड करता है। चलिए इनके डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग। So number of members that is maximum 2, यहाँ पे आपका maximum 2 नहीं होना चाहिए था, एक हमारी टाइपिंग एरर होगी है, तो इसका हम लोग को क्या लिखना चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए है एंड मैक्सिमम 50। अब ये 50 की जो लिमिट है हमारी पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा है। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 200 है। रजिस्ट्रेशन जो है मेरा पार्टनरशिप कंपनी के केस में मतलब ऑप्शनल रहने वाला है। लगता है जितनी भी मिस्टेक्स है सारी इसी डिफरेंस बिटवीन में मिलने वाली है, ऑप्शनल रहने वाली है। एंड प्राइवेट कंपनी के केस में इट इज गोइंग टू बी कंपल्सरीली रिक्वायर्ड। सेपरेट स्टेटस नहीं है पार्टनर्स और पार्टनरशिप के बीच में। अगर हमें कुछ दिक्कत आती है तो हम सबको एक ही ट्रीट करेंगे, बट कंपनीज के केस में यस देयर इज गोइंग टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मिनिमम कैपिटल जो है आपका पार्टनरशिप फर्म्स के केस में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, बट पार्टनरशिप फर्म में नहीं है तो क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी में हम लोग कहते हैं भाई मिनिमम 1 लाख रुपीज है। देन हमारी जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो कैसी है, अनलिमिटेड इन केस ऑफ अ partnership firm, but when it comes to a private company it is going to be limited. Directors not required। और जो मेरी पार्टनरशिप फर्म में भाई कोई डायरेक्टर नहीं भी है, हमको तो वहां पे पार्टनर्स रहते हैं। यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, हमारी पार्टनर्स रहने वाले हैं। लेकिन हमारे जो प्रोपराइटर्स है, प्रोपराइटर्स के हमारे जो प्राइवेट कंपनी है उस केस में मिनिमम 2 आर रिक्वायर्ड। नेम में भी कोई रिक्वायरमेंट हमारी नहीं रहती है, कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वहां पे हम लोग कह रहे हैं कि नाम में आप प्राइवेट लिमिटेड लगा लीजिए। इसके रेगुलेटिंग एक्ट कौन सी एक्ट में हमारे पार्टनर्स जाते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड प्राइवेट कंपनी के केस में इट इज गोइंग टू बी द कंपनीज एक्ट 2013। Now let us talk about differences between your private companies and public companies. प्राइवेट कंपनीज के केस में वैसे बता दूं मैं आपको, दोनों के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल कौन सी हो जाती है, कंपनीज एक्ट 1956 तो पुराना वाला है, लेकिन आज के डेट में हमारे लिए क्या एप्लीकेबल हो जाती है, 2013।
सो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स है, मैक्सिमम मेरे पास में कितनी जनता लगती है, 200 लोग लगते हैं। बट पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 है, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम है उस पे कोई भी नंबर या कोई भी चीज हमारी प्रॉब्लम नहीं भी। आप जितने मेंबर्स चाहिए उतने मेंबर्स लेके आइए। नेम प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए नाम में, और पब्लिक कंपनी के केस में मैं कहती हूँ सिर्फ लिमिटेड रख लीजिए। प्रोस्पेक्टस नीड नॉट इशू एंड फाइल प्रोस्पेक्टस व्हेन इट कम्स टू अ प्राइवेट कंपनी, बट ये सिमिलर रिक्वायरमेंट ये हमें चाहिए है इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर मैं प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल कर रही हूँ तो मुझे स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नो बाइंडिंग ऑन फर्दर इश्यूज ऑफ शेयर्स। लेकिन हमारी पब्लिक कंपनी के केस में cannot allot shares without raising minimum subscription and without complying with legal formalities. Further, issue of shares must be in first instance be offered to the existing members. इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जहां पे हम लोग सेबी के रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं। Then it comes to share warrants. हमारी जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर वारंट्स इशू नहीं कर सकती है, लेकिन हमारी जो पब्लिक कंपनी है वो कैन इशू शेयर वारंट्स पर बेयरर। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है हमारी प्राइवेट कंपनीज के केस में इट्स गोइंग टू बी 1 लाख एंड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इट इज गोइंग टू बी 5 लाख। देन लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, प्राइवेट कंपनीज को हम लिस्ट नहीं कर सकते हैं, हाँ हमारी पब्लिक कंपनीज जो है वो लिस्ट आसानी से कर सकते हैं। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के केस में नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, भाई आपको कितना पैसा देना है दे दीजिए, लेकिन आपका पब्लिक कंपनी है उसके केस में टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन मस्ट नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स। अगर मेरे पास में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, द मैक्सिमम लिमिट इज 50,000 पर एनम। Filing need not send the list of directors and their consent to the registrar, must send their list, that means आपके directors कौन कौन रहने वाले हैं पब्लिक कंपनी के केस में, और साथ ही साथ में उनका जो कंसेंट है वो हमने रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना है। कोरम एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ माय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या बोलते हैं, भाई 2 लोग भी आए तो भी ठीक है, बट पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 5 लोग तो है पर्सनली प्रेजेंट रहना चाहिए। Let us see now talk about cooperative organizations at a glance, और उनके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो इजी जो फॉर्म है ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे मेंबरशिप लेने के लिए। देन लिमिटेड लायबिलिटी है, हमारी कंटिन्यूटी है, जैसे हम कंपनीज के केस में देखते हैं वैसे ही चलती रहती है सालों साल, क्योंकि मेंबर्स ही यहाँ पे कोऑपरेटिव इज द वर्ड, तो मेंबर्स ही आके आपस में डिसीजंस लेते हैं बिजनेस का। सो इट इज गोइंग टू बी डेमोक्रेटिक कंट्रोल, क्योंकि मेंबर्स डिसीजन ले रहे हैं, मेजर सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो मेरी जो कोऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली लो रहने वाली है। स्टेट पेट्रोनेज है हमारा, इंटरनल फाइनेंसिंग है, चीपर एंड बेटर सप्लाईज, क्योंकि आपस में हम लोग ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा करते हैं और साथ ही साथ में सोसाइटी के लिए भी हम लोग काम करते हैं, दैट इज माय सोशल यूटिलिटी। डिसएडवांटेजेस में देखते हैं लिमिटेड फाइनेंस, भाई पैसे का जो है ना बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि मेंबर्स ही रहते हैं सब अपना जो कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए पैसा बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। अब मेंबर्स बिजनेस रन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं तो वहां पे एक्सपर्टीज जो है, जो हमारा एकदम डेप्थ में नॉलेज है वो कम रहने वाला है। अभी बात कर रहे हैं हम लोग कि मेंबर्स आते हैं, सब मेंबर्स काम कर सकते हैं, यानी हर मेंबर काम करेगा कि नहीं, लेकिन कोई मेंबर नहीं भी काम कर रहा होगा तो भी उसको बेनिफिट मिलता है, उसको इंसेंटिव मिलता है आउट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसीलिए जो दूसरे काम करने वाले मेंबर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है व्हाई टू वर्क, राइट। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इट्स नॉट दैट इजी, सीक्रेसी नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स है और सब एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं बिजनेस में। लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, अगर मेंबर्स में डिस्प्यूट आए तो भाई बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। Now let us see the distinguish between business, profession and employment. Okay. सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग बिजनेस के बारे में। Entire spectrum of market oriented activities coming under इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पे मैं बाइंग एंड सेलिंग को अभी के लिए स्पेसिफाई कर देती हूँ कि भाई आपके लिए बाइंग एंड सेलिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो बहुत ज्यादा आपको बिजनेस, उनकी फॉर्मेशन, उससे कंप्लायंसेस, देन उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आपने कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में आपकी मदद करेगा। प्रोफेशन में आपका इंडिपेंडेंट बॉडी से आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, प्रोवाइडिंग
सर्विसेज टू द सोसाइटी दैट टू ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। यहाँ पे जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर द टैक्स डॉक्टर्स। एम्प्लॉयमेंट के केस में भाई रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेस, सैलरीज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट जो है मिलती है यहाँ पे हमको। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जैसे मैंने किया, आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है अपना बिजनेस, और बिजनेस अगर आपने कौन से एंटिटी के हिसाब से रजिस्टर करवाया है उसके हिसाब से आपकी जो है लीगल फॉर्मेलिटीज रहने वाली है। प्रोफेशन के केस में मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी इज नेसेसरी एंड कंपल्सरी एंड आल्सो यू आर सपोज्ड टू टेक आउट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इन केस ऑफ प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको फिक्स चाहिए, आपको गारंटी अश्योरेंस रहना चाहिए कि भाई मेरी एम्प्लॉयमेंट कैसी है, क्या मैं एम्प्लॉयबल हूँ या मुझे जॉब पे रखा है कि नहीं रखा है कंपनी ने, तो वहां पे आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस एग्रीमेंट लगता है। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन केस ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रोफेशन इज प्रोफेशनल फी, एंड आपकी जो जॉब है ये एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को वेजेस एंड सैलरीज मिलती है। वेजेस किसको मिलते हैं, हमारे लेबर को मिलता है, एंड जो सैलरीज है वो हमारे एम्प्लॉय को मिलता है। ओके, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नन है इन केस ऑफ बिजनेसेस। यस, आपके जो आपका जो प्रोफेशन है वहां पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आप खुद जानते हैं, अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीए के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब, जैसी आपकी जॉब है उसके हिसाब से आप लोगों को उतना स्किल सेट तो आना ही चाहिए। एथिकल गाइडेंस इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ योर एम्प्लॉयर इज बिजनेस, आप कैसे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप बिजनेस एथिकली यानी जस्ट तरीके से करने वाले की नहीं। इंस्टीट्यूट्स के केस में, दैट मींस प्रोफेशनल बॉडीज के केस में इट इज स्ट्रिक्ट, यू नीड टू स्टिक टू द रूल्स, अडहेरेंस कंपलसरी होता है। देन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं उसको हम लोग, और इन केस ऑफ हमारा जो एम्प्लॉय है या जो लेबर है उस केस में हमारी जो कंपनी है उसका क्या कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के केस में हमारी सब्सटैंशियल सबसे ज्यादा है। सम रिक्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल सर्विसेज, आपका ब्रेन जो है वो आपके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू योर एम्प्लॉयमेंट there is no requirement to introduce or give investment. Certainty of income, businesses में certain नहीं है, कभी बहुत ज्यादा कभी कम। प्रोफेशनल्स को यार बेसिक इतना मिनिमम तो मिल जाता है, और क्योंकि ये जो सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है मोस्टली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, एंड आपको एक अच्छा लमसम जो है पैसे का आता ही रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर अनसर्टन है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, आज है कल नहीं चल रहा है पता नहीं पड़ेगा। प्रोफेशनल्स का काम चलता ही रहता है, कंपैरेटिवली इट इज बेटर, बट व्हेन इट कम्स टू जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट इट इज सर्टन। इन तीनों में कंपैरेटिवली इट इज द मोस्ट सर्टन वे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है बिजनेस के केस में। प्रोफेशनल्स, मैं मेरे बच्चे को बना नहीं सकती भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आज मेरा मूड नहीं है प्रैक्टिस करने का, आप बन जाओ यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा तो हम लोग कह नहीं सकते। एंड एम्प्लॉयज के केस में भी ऑल्सो, या लेबर्स के केस में इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ऑल अबाउट स्किल ऑफ दैट पर्सन। चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है उसके ऊपर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज एज अ डोमेन द लिस्ट डज नॉट इंक्लूड, भाई जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज का जो डोमेन है उसमें हम लोग किसको नहीं लेने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग को तो लेते हैं, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ट्रेडिंग है, कॉमर्स सर्विसेज है, तो इसमें से ऑड मैन आउट क्या है मेरा, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप लोग रूल ऑफ एलिमिनेशन भी लगा के काम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एज अ बीसीके डोमेन द लिस्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, ये भी एक्टिविटीज के बारे में बात किया है हम लोगों ने, अभी मैं यहाँ पे फंक्शंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारा क्या इंक्लूड करता है फंक्शंस में, यस प्रोडक्शन इज देयर, देन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन इज देयर, ह्यूमन रिसोर्सेज आल्सो देयर, यानी ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट इज माय इकोनॉमिक लॉज, दैट इज फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा रिलेटेड विद द बीसीके डोमेन। कौन से बीसीके डोमेन के साथ में ये कनेक्टेड है, ये हमारे अंडरलाइन डिसिप्लिन से, यानी हमारे प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर हम लोग बेसिस ले रहे हैं। As per Oxford Online Dictionary, a specified sphere of knowledge, sphere of knowledge is called as हमारा domain. Okay? Next is business and commercial knowledge as a domain. Business and commercial knowledge as a domain is
क्या है, वास्ट है, इक्लेक्टिक है, एंड इक्लेक्टिक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, एंड एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग, ऑल ऑफ द अबाउट, डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट क्या होने वाला है भाई हमारा 5 का, इट इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबाउट. In case of business, the range of activities includes manufacturing, trading services, retail and domestic trade, door-to-door selling, malls, weekly hats, etc. तो इस केस में हमारा BC के जो है वो क्या होने वाला है भाई, इतना सारा काम करना पड़ रहा है हमें, तो इस एग्जाम्पल के केस में हम लोग कहेंगे कि ये वास्ट है हमारे लिए. BCK has derived from various disciplines like marketing, accounting, finance, operations, human behavior, laws, economics, ethics, etc. Therefore, BCK is eclectic. हर चीज में है, हर जगह काम हो रहा है उसमें. The businesses draw their strategies to beat their competitors. BCK has adopted the term strategy from which of the following original discipline? Strategy जो word है, मुझे पता है आप लोग को अच्छे से आंसर पता है इसका जो है. देखिए एक तो ये चीज इतनी है, बायोलॉजी तो हो नहीं सकता, केमिस्ट्री भी नहीं है, none of the above भी नहीं है. Strategy making is part of my military. The BCK vocabulary includes bulls and bears. These have been taken from the discipline. सिंपल सी बात है भाई, बुल्स एंड बेयर्स कहीं पे भी नहीं रहेगा, ये हमारे लिए नन ऑफ द अबाव रहेगा. ये जो बुल्स एंड बेयर्स है ये हम लोगों ने हमारे शेयर मार्केट से लिया है, सो दिस ऑल ऑप्शंस आर गोइंग टू बी नॉट देयर. The information and communication technology has introduced several terms in the lexicon of BCK, that is 24/7, B2B and business to business, business to consumer, etc. The impact of this evolution is the decline and demise of old businesses and newer ways of doing business. On the basis of this, it can be said that BCK क्या हो सकता है, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग. यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, एवर इवॉल्विंग, वो आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. एंड नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 11th के बारे में. द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इन प्लेस अ क्रेडिबल सिस्टम ऑफ truthful and fair accounting and reporting to the society, reporting of the society's framework or resources, their deployment and utilization. Hence, chartered accountants are the dash of a nation's resources. क्या है भाई इनका काम, क्या है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का? They're custodians. उनका काम है कि अच्छे से हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर एक चेक सिस्टम लगा के रखिए. The BCK is important for the chartered accountants. Which of the following statements are correct? The CS cannot develop notions of cost, inventory, revenue, profit, etc. in case of FMCG business. No, this is not possible. We can do it very well. The CS shall be eligible or shall be able to conduct audit diligently only when they understand the nuances of corresponding business. Definitely, when we understand. The knowledge of law is not required to CA. That is also wrong. यहाँ पे तो मुझे गलत ऑप्शंस बहुत सारे दिख रहे हैं. अब ये दो मैंने कैंसिल आउट किए हैं तो ऑल ऑफ द अबव भी कैंसिल हो जाता है, तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर क्या बन जाता है मेरा बी. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जर्नलिस्ट Joseph Rudyard Kipling, each one of us have 6 honest service. These are what, why, when, how, where, who. ये आएगा इसका आंसर. Okay. Then there is which of the following is not a business magazine? कौन सी नहीं है हमारी, इसमें क्लियरली दिख रहा है हमें दिख रहा है कि हमारा हिंदूज ईयर बुक ये जो है हमारे लिए बिजनेस मैगजीन नहीं है. Which of the following is not a business channel? Sub TV. This is a fun channel, so this is going to be the right answer. Which of the following is not an economic objective of the firm? कौन सी चीज जो हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो हमारा भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पैसा, मनी रिलेटेड चीजों के बारे में, तो सेल्स तो डेफिनेटली है, इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर भी है, प्रॉफिट भी पैसे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मेरे लिए आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन ऑफ किसके बारे में? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फलेस मोटिव. सेल्फलेस मोटिव तो नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर भी नहीं है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी नहीं है. यहाँ पे आपके लिए 17th में आंसर क्या होना चाहिए? सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में है, और वो भी हमारा इंटरेस्ट कौन सा? मनी 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 मनी. यूजुअली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय द रीजंस. नॉन इकोनॉमिक इसमें आपका एनी ऑफ द अबव तो नहीं होगा, आपका ऑल्ट्रुइज्म भी नहीं लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे लिए 18th में क्या होना चाहिए था? ऑल्ट्रुइज्म ले रहे हैं हम लोग, तो ऑल ऑफ द अबव. ओके, सॉरी थोड़ी सी मैंने इसको पढ़ने में गलती कर दी.
The economic activities are distinguishable merely by the presence of livelihood, emotional, altruism and all of the above. तो इसमें हमारे लिए सिंपल सेंस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात कर रही हूँ मैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैं क्या लेने वाली हूँ? लाइवलीहुड. Which of the following is economic activity? By social, religious and cultural, no. Personal and recreational, definitely no. Charity and patriotic, 20 के केस में क्या नहीं. Self interest and the rationality of what do I get in return. ये जो है मेरे लिए यहाँ पे self interest and rationality of what do I get in return would be the correct answer. Now let us go towards chapter number 2 and continue further.